हमने अफ़गानिस्तान का पार्ट 1 देखा था, जिसमें ये देखा था 3 एंग्लो अफ़गान वार होते हैं और फाइनली 19 अगस्त 1919 को अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंट मिलता है। फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर होता है 1838 में, जब अफ़गानिस्तान के राजा होते हैं दोस्त मोहम्मद ख़ान, और ये फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर ख़त्म होता है 1842 में, जब वज़ीर अकबर ख़ान, जो कि दोस्त मोहम्मद ख़ान के बेटे थे, उनके और ब्रिटिशर्स के बीच ट्रीटी होती है तब। सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर स्टार्ट होता है 1878 में और ये ख़त्म होता है जब 1878 में सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर स्टार्ट होता है, तब अफ़गानिस्तान के राजा थे शेर अली ख़ान, और सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है 1880 में ट्रीटी ऑफ गंडमक से, जो कि अब्दुल रहमान और ब्रिटिशर्स के बीच होती है, ट्रीटी ऑफ गंडमक। फिर 1919 में थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर स्टार्ट होता है, जब अफ़गानिस्तान के राजा थे अमानुल्लाह खान, और थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी से। और इस ट्रीटी के बाद ही 19 अगस्त 1919 को अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला था। अफ़गानिस्तान एक सोवरेन कंट्री बना और इस सोवरेन कंट्री, इस इंडिपेंडेंट कंट्री के राजा बने अमानुल्लाह खान। ठीक है, अमानुल्लाह खान अफ़गानिस्तान में बहुत सारा डेवलपमेंट लाना चाहते थे। उस समय जिस तरीके से यूएसए, अमेरिका डेवलप था, यूके डेवलप्ड था, उसी तरीके से उसी वेस्टर्न नेशंस के डेवलपमेंट को देखते हुए अमानुल्लाह खान भी अपने देश में, अपने अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहते थे। इसके व्यू से आप सब जानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फिर सोसाइटी में चेंज लाना है, पॉलिटिकल पैटर्न में चेंज लाना है। ठीक है, तो इस व्यू से उन्होंने यूरोप और रसिया से बढ़ चढ़कर जोर शोर से व्यापार करना, ट्रेड करना स्टार्ट किया। अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड था यूरोप और रसिया से, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, सो दैट कि फॉरेन करेंसी आए, फॉरेन मनी आए, और उस मनी का यूटिलाइज करके अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह बने, रोड, हाईवे वगैरह बने। ठीक है, तो इस व्यू से उन्होंने ट्रेड को प्रमोट किया। दूसरा, अमानुल्लाह खान की बीवी थी सुराया तारजी। ठीक है, अमानुल्लाह खान और सुराया तारजी, इन दोनों ने मिलकर विमेन डेवलपमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे डिसीजंस लिए। कौन कौन से डिसीजन लिए? तो पहला उन्होंने ये किया कि कोएड स्कूल खोले, अफ़गानिस्तान में कोएड स्कूल खोले, मतलब जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ सके। दूसरा, बुर्का सिस्टम को बैन कर दिया। इस्लाम में जो महिलाएं हैं, वीमेन हैं, बुर्का पहनती हैं, उसको बैन कर दिया। तीसरा, स्लेवरी सिस्टम को बैन कर दिया। स्लेवरी सिस्टम मतलब दास प्रथा, ठीक है, उसको बैन कर दिया। स्लेव के बारे में मैं बता दूं कि अभी जब अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने टेक ओवर किया, ठीक है, और जैसे ही इन लोगों ने टेक ओवर करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके डिफरेंट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया वहाँ से अपने अपने सिटीजन्स को निकालना स्टार्ट किए, और अफ़गान नेशनल्स को भी वहाँ से, अफ़गान जो अफ़गान के सिटीजन्स हैं उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट करना, निकालना स्टार्ट किया। जैसे कुछ वहाँ के मीडिया के पर्सन्स और जो आ रहे थे अफ़गानिस्तान से, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। तो बीच बीच में बहुत सारे न्यूज़ आते गए, उनमें से कई सारे न्यूज़ हैं। जैसे कुछ न्यूज़ है कि तालिबानियों ने एक औरत को इसलिए जला दिया क्योंकि उसने खाना अच्छे से नहीं बनाया था। एक न्यूज़ ये है कि तालिबानियों ने बहुत सारे रेप किए और कर भी रहे हैं, औरतों के साथ गुलामों जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। यहाँ तक कि जो डेड विमेन हैं, विमेन के डेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ भी रेप कर रहे हैं। ऐसी हालात है अभी अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है, तो स्लेवरी सिस्टम होती है कि किसी को हम अपना गुलाम बना लें, जो कहे, मैं जो कहूँ
वो करें, मतलब मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करें, किसी को पूरी तरीके से टॉर्चर करना, अगर वो लेबर अगर मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको बदले में कुछ पैसे नहीं देना, वेजेस नहीं देना, ठीक है, उसको टॉर्चर करना, उसके राइट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ये है स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा। तो इसको बैन कर दिया। अमानुल्लाह खान और सुराया तारजी मिलकर ये सारे स्टेप्स विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन डेवलपमेंट के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए। दूसरी चीज़, अमानुल्लाह खान, इनके गवर्नमेंट में, ठीक है, मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, ऑब्वियस ही बात है। इनके गवर्नमेंट में महमूद तारजी भी थे। महमूद तारजी सुराया तारजी के पिता थे, मतलब अमानुल्लाह खान के ससुर थे। महमूद तारजी फॉरेन मिनिस्टर थे, मतलब अफ़गानिस्तान का जो रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज से इंटरनेशनल लेवल पे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो किस तरीके के होंगे, कैसे होंगे, क्या डिसीजन लिए जाएंगे, इसको महमूद तारजी देखते थे, ठीक है। और महमूद तारजी इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्रीज़ के साथ, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अफ़गानिस्तान का रिलेशन बिठाना चाहते थे, ताकि समय आने पे अफ़गानिस्तान को उन कंट्रीज़ से हेल्प मिल सके, अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में वो कंट्रीज़ हेल्प कर सके। और इसमें सबसे ज़्यादा, उसमें भी सबसे ज़्यादा महमूद तारजी सोवियत यूनियन और जर्मनी, इनके साथ ज़्यादा क्लोज हो रहे थे, ठीक है। इनके साथ जो अफ़गानिस्तान का रिलेशन था वो चाहते थे कि इनके साथ बढ़िया हो, ठीक है। सोवियत यूनियन के बारे में मैं बता दूं कि जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, ठीक है, तो इस तरफ मैं ऐसे आउटलाइन बना रहा हूँ, इस तरफ आपको रसिया दिखेगा, ठीक है। जब आप ईस्ट के साइड में आओगे और ऊपर की तरफ देखोगे तो इस साइड आपको रसिया दिखेगा, ठीक है। तो जब आप रसिया देखोगे तो रसिया के नीचे की तरफ आओगे तो आपको कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान दिखेगा। और साथ ही साथ जब आप रसिया के वेस्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, रसिया के वेस्ट की तरफ का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सब सारे सोवियत यूनियन के पार्ट थे। मतलब रसिया का, सोवियत यूनियन का जो बॉर्डर था वो पूरी अफ़गानिस्तान से मिलता था, ठीक है। तो वो सोवियत यूनियन और जर्मनी के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन बना रहे थे। कौन? महमूद तारजी, ठीक है। फिर 1923 में अफ़गानिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अफ़गानिस्तान में रह रहे लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है, नागरिकता प्रोवाइड की जाती है, और अफ़गानिस्तान के सिटीजन्स को सिविल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर अफ़गानिस्तान में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए जाते हैं, जुडिशियल कोर्ट बनाए जाते हैं, जहाँ पे अगर कोई क्राइम करे तो उनको पनिश किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। फिर 1928 में अफ़गानिस्तान का नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक बनाया जाता है, जिसका नाम होता है बैंक मिली, ठीक है। और अफ़गानिस्तान का करेंसी अफ़गानी रखा जाता है। जैसे हमारा करेंसी इंडियन रुपी है, वैसे ही अफ़गानिस्तान का करेंसी अफ़गानी बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर 1928 में ही इसी समय कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स थे और कुछ ऐसे ट्राइबल लीडर्स थे। मतलब जब आप अफ़गानिस्तान देखोगे, ठीक है, जब आप अफ़गानिस्तान का मैप देखोगे, अफ़गानिस्तान में बहुत सारे ट्राइब्स थे, ठीक है। मतलब लोगों का समूह था, लोगों का ट्राइब था, अलग अलग ट्राइब था, और उनके अपने अपने लीडर्स थे। बहुत सारे ट्राइब्स थे, उनके अपने अपने लीडर्स थे। और कुछ रिलीजियस लीडर्स, उनको जो है अमानुल्लाह खान और सुराया तारजी का जो रिफॉर्म्स था वीमेन डेवलपमेंट को लेकर, ये पसंद नहीं आया। इससे वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे, गुस्से में थे, क्रोधित थे, ठीक है। धीरे धीरे उनके अंदर जो है एंगर डेवलप हो रहा था, ठीक है, राजा के अगेंस्ट, सुराया तारजी के अगेंस्ट। वो रिफॉर्म्स आपको पता है कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, ठीक है। उनका कहना था कि ये जो रिफॉर्म है बुर्का बैन करने का, ठीक है, ये शरीयत में, शरिया जो कि इस्लाम को गवर्न करता है, इस्लाम का कानून है शरिया,
उसमें बुर्का बैन, ये प्रोविज़न कहीं भी नहीं है, उसमें नहीं लिखा गया है बुर्का बैन के बारे में, ठीक है, कि बुर्का को बैन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। और कोएड स्कूल के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं है शरिया में, ठीक है, इस्लामिक लॉ में। तो धीरे धीरे वो सब के अंदर एंगर, राजा के अगेंस्ट क्रोध डेवलप हो रहे थे, और फाइनली 1928 में ये सब कुछ सिविल वॉर में इरप्ट हो गया। 1928 में अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर मतलब होता है कि अभी हाल फिलहाल में आपने असम और मिज़ोरम का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे बॉर्डर पे दोनों की पुलिस लड़ गई थी, ठीक है, दोनों के लोग लड़ गए थे। थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए अगर दोनों के बीच वॉर जैसा सिचुएशन हो जाए, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं सिविल वॉर, ठीक है। मतलब एक ही कंट्री के अंदर अगर एक कम्युनिटी, एक एरिया दूसरे कम्युनिटी दूसरे एरिया के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दे, वॉर शुरू कर दे, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं, ठीक है। तो 1928 में सिविल वॉर हुआ, और सिविल वॉर का रिजल्ट था कि अमानुल्लाह खान राजा से हट गए, ठीक है, अब वो राजा नहीं रहे। फिर दूसरे राजा जनवरी 1929 में राजा बनते हैं हबीबुल्लाह कलाकानी, ठीक है। फिर अक्टूबर 1929 में नादिर शाह हबीबुल्लाह कलाकानी को हरा देते हैं और ख़ुद को अफ़गानिस्तान का राजा बना देते हैं, ठीक है। फिर इनको भी 1933 में नादिर शाह को मार दिया जाता है, उसके बाद असैसिनेट कर दिया जाता है। फिर 1933 में राजा बनते हैं नादिर शाह के बेटे, 19 साल के बेटे मोहम्मद जहीर शाह, ठीक है। जहीर शाह जैसे राजा बनते हैं वैसे ही वो 1934 में लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस क्या है मैं बता दूं क्या था उस समय। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जब हुआ तब जाकर पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है। 1920 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद ही लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, बहुत सारे देशों का एक लीग बनाया गया, ठीक है। और लीग ऑफ नेशंस का पर्पस था वर्ल्ड पीस, मतलब देश में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, संसार में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में शांति बना रहे, ठीक है। कोई देश दूसरे देश के अगेंस्ट लड़ाई शुरू ना करे, किसी तरीके का कोई वॉर जैसा सिचुएशन ना हो, ठीक है। लेकिन फिर आपको पता है कि 1939 में जिस पर्पस के लिए ये बना था, 1939 में वो पर्पस टूट गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, और जिस पर्पस के लिए ये बना वो पर्पस तो अब रहा ही नहीं, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो ये लीग ऑफ नेशंस टूट गया। 1945 में फिर जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है फिर यूनाइटेड नेशंस बनता है, फिर इसका भी पर्पस है वर्ल्ड पीस, शांति, पूरे विश्व में शांति बना रहे, ठीक है। लेकिन फिर जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा फिर से यूनाइटेड नेशंस ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या बनता है वेट एंड वॉच, देखते हैं। हालांकि रुझान आने शुरू हो गए हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के, देखते हैं किस तरीके से अब अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है किस तरफ जा रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो ये लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन करने के पीछे इनका मकसद था कि एक तो अफ़गानिस्तान का स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब अफ़गानिस्तान स्टेबल रहे, किसी तरीके का कोई उथल पुथल ना हो अफ़गानिस्तान के अंदर, कोई देश अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट किसी तरीके का एक्शन ना ले। दूसरा इनका पर्पस ये था, इंटेंशन ये था कि अलग अलग कंट्रीज़, जब हम लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन करेंगे तो अलग अलग कंट्रीज से हमें एड मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगा, और इससे अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट होगा, और ऐसा हुआ भी। लीग ऑफ नेशंस इन्होंने ज्वाइन किया और अलग अलग कंट्रीज जो है, अलग अलग देश अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में हेल्प करने लगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करने लगे, जैसे रोड, हॉस्पिटल, हाईवे, ठीक है, स्कूल्स, इन सब में हेल्प करने लगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट का शेयर था, सबसे ज़्यादा जो हेल्प करते थे वो जर्मनी था, फिर इटली, फिर जापान, ठीक है। लेकिन फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, लेकिन अफ़गानिस्तान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर्स के बीच में, अलाइड फोर्सेस एक्सिस पावर्स के बीच में।
अलाइड फोर्सेस की तरफ से यूके, अमेरिका और सोवियत यूनियन थे, और एक्सिस पावर्स की तरफ से जर्मनी, इटली और जापान थे। फाइनली अलाइड पावर्स की विक्ट्री होती है, उनकी जीत होती है, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहता है, ना ही एक्सिस पावर्स को सपोर्ट करता है और ना ही अलाइड फोर्सेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन होता है, तो फिर से अफगानिस्तान जो है यूनाइटेड नेशंस 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बनता है तो अफगानिस्तान उसका मेंबर भी बनता है, यूनाइटेड नेशंस को भी ज्वाइन करता है। इंटेंशन सेम है कि वर्ल्ड पीस के साथ साथ अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो और अफगानिस्तान को अलग अलग कंट्रीज से हेल्प मिले, इसका डेवलपमेंट हो, ठीक है। और सब्सिक्वेंटली सोवियत यूनियन, अमेरिका, यूके हेल्प करते भी है, अफगानिस्तान को हेल्प करते हैं इसके डेवलपमेंट में, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर ऐसा यूनाइटेड नेशंस जब बना 1945 में, तो उसके कुछ ही सालों बाद, ठीक है, 2-2.5 साल बाद बहुत एक मेजर इवेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और वो क्या है, तो ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं कि 1947 से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर किसके किसके बीच? अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, ठीक है। कोल्ड वॉर आप लोग सोच रहे होगे कि कोल्ड वॉर ये कैसा वॉर है? कोल्ड वॉर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर जो है 1947 से 1991 तक चलती है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है, तब जाकर ये कोल्ड वॉर खत्म होता है, ठीक है। 1947 से स्टार्ट होता है। कोल्ड वॉर कहने का मतलब है, ठीक है, कि इस पीरियड के बीच में जब तक कोल्ड वॉर चला तब तक ना ही यूएसए, ना ही अमेरिका की मिलिट्री और ना ही सोवियत यूनियन की मिलिट्री, इन दोनों की मिलिट्री ने कभी डायरेक्ट फाइट नहीं किया, आमने सामने कभी फाइट नहीं किया। ये एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर था। ये जो है एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर था। प्रॉक्सी वॉर कहने का मतलब, जैसे कभी कभी आप कॉलेज में या फिर स्कूल में ऐसा करते हो कि अगर आप नहीं गए तो आपने अपने किसी दोस्त को बोल दिया कि अगर टीचर मेरा रोल नंबर बोलेंगे या बोलेंगी तो मेरे जगह पे तुम बोल देना प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम। तो इसको कहते हैं प्रॉक्सी लगवाना। सबने किया होगा, मैंने भी किया है, ठीक है। तो प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हुआ। प्रॉक्सी वॉर कहने का मतलब कि अगर कोई एक कंट्री है और कोई बी कंट्री है, मैं एक कंट्री और बी कंट्री इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब मैं आगे अफगानिस्तान को लेकर समझाऊंगा तो आपको पूरी तरीके से पिक्चर मिल जाए, ठीक है। कोई ए कंट्री है, कोई बी कंट्री है और इनके बीच सीधा सीधा लड़ाई हो रही है, एकदम फेस टू फेस लड़ाई हो रही है। तो मान लेते हैं बी को यूएसए सपोर्ट करेगा, आर्मी देगा, हथियार देगा, पैसे देगा, इसको बी को सपोर्ट करेगा, और इधर ए को कौन सपोर्ट करेगा? सोवियत यूनियन सपोर्ट करेगा। ए को कौन सपोर्ट करेगा? सोवियत यूनियन। पैसा देगा, हथियार देगा, ठीक है, पूरी तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच लड़ाई होगी और ये चाहेगा कि बी जीत जाए, ये चाहेगा कि ए जीत जाए। कोल्ड वॉर जो है वो, इसका कारण देखते हैं ये क्यों स्टार्ट हुआ था। एक तो सुपर पावर को लेके, अमेरिका चाहता था मैं सुपर पावर बनूं, सोवियत यूनियन चाहता था कि मैं सुपर पावर बनूं, ठीक है, वर्ल्ड में। दूसरा, इनका जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, ये भी एक रीज़न था। अमेरिका जो था, यूएसए, ये कैपिटलिस्ट स्टेट अभी भी है, कैपिटलिस्ट स्टेट था, ठीक है, कैपिटलिस्ट कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा देश के अंदर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो सब मार्केट फोर्सेस देखेंगे। मतलब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर होगा, प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर होगा। गवर्नमेंट का किसी तरह कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल नहीं करेगी कि मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिस्किट बनाया जा रहा है, ठीक है, बिस्किट बनाया जा रहा है,
किसका कितना बिस्किट बनाया जाएगा, किस मार्केट में सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, कितना प्राइस होगा, ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ये इसमें गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी। ये सब प्रोड्यूसर देखेंगे, कंज्यूमर देखेंगे, किस तरीके से डिमांड हो रहा है उस तरीके से प्राइस रखा जाएगा। जबकि सोशलिस्ट सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन ये, ठीक है, ये सोवियत यूनियन जो था वो सोशलिस्ट था, ठीक है, सोशलिस्ट यूनियन था। सोशलिस्ट कहने का मतलब कि यही कितना बिस्किट बनेगा, क्या प्राइस रखा जाएगा, किस मार्केट में सप्लाई किया जाएगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, प्राइवेट प्लेयर नहीं डिसाइड करेंगे। कौन? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे, और यहाँ पे फुल प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट प्लेयर। तो आइडियोलॉजिकल फाइट भी था और सुपर पावर को लेकर फाइट भी था। तो ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस कोल्ड वॉर में भी अफगानिस्तान न्यूट्रल था, ना ही सोवियत यूनियन की तरफ से था और ना ही अमेरिका की तरफ से था, ठीक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल था, ठीक है। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और अफगानिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग कंट्रीज जो हैं अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में हेल्प भी करेंगे, और ऐसा हुआ भी। यूएसए, यूके और सोवियत यूनियन ने हेल्प किया अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प किया, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो, सबसे ज़्यादा हेल्प वो सोवियत यूनियन ने किया। सोवियत यूनियन ने बहुत हेल्प किया, मतलब यूएसए, यूके से भी ज़्यादा हेल्प सोवियत यूनियन ने किया उनके डेवलपमेंट में, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, ठीक है। ये सब चल ही रहा था। फिर अब मोहम्मद जहीर शाह हैं, ठीक है, राजा हैं। अब सरकार चलाने के लिए, अफगानिस्तान कंट्री कंट्रोल करने के लिए, वहाँ की पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए अब राजा खुद तो नहीं जाएंगे, इनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, लोग होंगे, ठीक है। तो उन सब मिनिस्टर्स के हेड थे इनके अंडर में प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के हेड जहीर शाह, ठीक है, और जहीर शाह किंग। 1953 में जहीर शाह के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद दाऊद खान। जहीर शाह के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। दाऊद खान जो है वो जहीर शाह के ब्रदर इन लॉ थे, मोहम्मद जहीर शाह के ब्रदर इन लॉ थे। कौन? दाऊद खान। और दाऊद खान एक पाश्तून नेशनलिस्ट थे, मतलब पाश्तून समुदाय से आते थे। कौन? दाऊद खान। पाश्तून समुदाय अफगानिस्तान के, आप सदर्न पोर्शन में चले जाओ, अफगानिस्तान के सदर्न पोर्शन और ईस्टर्न पोर्शन और पाकिस्तान के सेंट्रल पोर्शन में पाश्तून समुदाय भर भर के थे। उस समय पाश्तून समुदाय थे, और कुछ समय के लिए पाश्तून समुदाय ने, पाश्तून ट्राइब ने ऐसा डिमांड किया था कि हम लोग का अपना एक अलग कंट्री हो जिसका नाम रखेंगे पाश्तूनिस्तान, ठीक है। और इसको लेके भी काफ़ी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रिलेशन था वो काफ़ी टेंस हो गया था, दोनों के बीच काफ़ी टेंशन होने लगे थे, ठीक है। तो मोहम्मद दाऊद खान इनके प्राइम मिनिस्टर बने। मोहम्मद दाऊद खान, इनका स्टैंड फॉरेन लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब अलग अलग देशों से कैसा संबंध होगा अफगानिस्तान से, तो इंटरनेशनल लेवल पे दाऊद खान का स्टैंड ये था कि ये जो है सोवियत यूनियन के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन रखना चाहते थे, ठीक है। ये चाहते थे कि सोवियत यूनियन से अफगानिस्तान का क्लोज रिलेशन हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एड, सबसे ज़्यादा हेल्प पैसों के मामले में वो किसने किया था? सोवियत यूनियन ने किया था, यूएसए और यूके के मुकाबले कंपैरिजन में, ठीक है। फिर 1964 में अफगानिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। अफगानिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1964 में, और पहली बार जहीर शाह, किंग जहीर शाह जो है अपने
गवर्नमेंट में, अपने सरकार में एक नॉन रॉयल प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, उसको बनाते हैं। मतलब नॉन रॉयल प्राइम मिनिस्टर मतलब राजा के संबंध में कोई नहीं होगा, मतलब राजशाही घराने से कोई नहीं होगा, ठीक है। मतलब राजा का जो फैमिली है, राजा का जो रिलेटिव है, ठीक है, उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। तो नॉन रॉयल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1964 में, ठीक है। फिर 1973 में जब जहीर शाह में जब जहीर शाह इटली में होते हैं, ठीक है, तब इधर दाऊद खान, मोहम्मद दाऊद खान, मतलब जहीर शाह के एक्स प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद दाऊद खान जो है वो अफगानिस्तान में कूप कर देते हैं। कूप मतलब तख्ता पलट कर देना, मतलब एक राजा को गिरा के दूसरे राजा को बना देना, एक सरकार को गिरा के दूसरे सरकार को बना देना, ऐसा कूप कर दिया, ठीक है। हाल फिलहाल में फरवरी 2021 में, इसी साल फरवरी में आप लोगों ने म्यांमार में मिलिट्री कूप देखा, जहां पे म्यांमार की मिलिट्री ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स थे गवर्नमेंट के, म्यांमार गवर्नमेंट के, जैसे आंग सान सू की, ठीक है, उसको उन सबको अरेस्ट कर लिया और मिलिट्री रूल म्यांमार में इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। पहले जो सिविलियन रूल था उसको ख़त्म करके क्या कर दिया, मिलिट्री रूल बिठा दिया, बना दिया, ठीक है। अभी भी मिलिट्री रूल ही है म्यांमार में, ठीक है। तो इसको कूप कहते हैं। तो मोहम्मद दाऊद खान ने कूप कर दिया, और ये जो कूप किया, अफगान मिलिट्री, पहला हेल्प तो मिलिट्री का लिया, और दूसरा एक पार्टी थी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, इसके और इसके हेल्प से कूप किया। और 1973 में दाऊद खान खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब मोनार्की को एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। मोनार्कियल स्टेट कहने का मतलब, मोनार्कियल कंट्री कहने का मतलब वैसा कंट्री जहां जिसका हेड कौन होगा, राजा होगा या रानी होगी, किंग या क्वीन, ये मोनार्की होता है, ठीक है। फिर इसने मोनार्की खत्म कर दिया 1973 में, और खुद को क्या कर दिया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया अफगानिस्तान का, ठीक है। तो अब से अफगानिस्तान में मोनार्की खत्म हो गया, अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने, उनके बाद 1973 के बाद अब इनके डिसीजंस कुछ ऐसे होने लगते हैं, इनका स्टैंड कुछ ऐसा होने लगता है जिससे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान जो है वो अनहैप्पी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होने लगते हैं, जैसे देखो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान जो है वो दो ग्रुप में बट जाते हैं, एक तो खाल्क और दूसरे परचम, ठीक है। ये माइनॉरिटी में थे और ये मेजॉरिटी में थे, ठीक है, खाल्क और परचम। तो दाऊद खान का कुछ ऐसा डिसीजन होने लगता है, कुछ ऐसा स्टैंड होने लगता है, और इनके बीच का जो है कंपटीशन ऐसा हो जाता है। ये सब चीज़ें जाकर 1978 में फूटती है, जब फिर से सिविल वॉर होता है, ठीक है। और 1978 के सिविल वॉर में पीडीपी क्या करती है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान क्या करती है, मतलब जहां पे ये भी रहते हैं और ये भी रहते हैं, ये क्या करती है, मिलिट्री को अफगान मिलिट्री को अपने सपोर्ट में ले लेती है। और 1978 में अफगान मिलिट्री प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस के, ठीक है, जहां पे दाऊद खान और उनकी
फैमिली मेम्बर्स रहते थे, ठीक है, प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस के दाऊद खान को मार देते हैं और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को मार देते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से कूप हो जाता है फिर से, ठीक है, इस सिविल वॉर में कूप हो जाता है और फिर से एक नए प्रेसिडेंट को बनाया जाता है जिसका नाम है, मतलब जिसका नाम था नूर मोहम्मद तराकी, ठीक है। और 1978 में ये डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, कि अफगानिस्तान अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपने देखा कि कैसे 1973 में मोनार्की खत्म हुआ, 1978 में दाऊद खान को मार दिया गया और फिर एक नए गवर्नमेंट, एक नए प्रेसिडेंट को बनाया गया नूर मोहम्मद तराकी, और ये डिक्लेयर किया गया कि अब अफगानिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होगा। मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होगा, मतलब प्रेसिडेंट, वो लोगों द्वारा अब चुना जाएगा, ठीक है, इसके बाद से, मतलब नूर मोहम्मद तराकी के बाद से, ठीक है। जब तक दाऊद खान प्रेसिडेंट थे और पहले से भी आपने देखा डिस्कशन में, ठीक है, कैसे वर्ल्ड वॉर के समय अफगानिस्तान न्यूट्रल था, कोल्ड वॉर के समय न्यूट्रल था। दाऊद खान के समय तक पूरी अफगानिस्तान जो है पूरी तरीके से खुल के ना ही सोवियत यूनियन के सपोर्ट में आया था और ना ही किसके सपोर्ट में, अमेरिका के सपोर्ट में आया था। लेकिन नूर मोहम्मद तराकी जैसे प्रेसिडेंट बने वो खुल के सोवियत यूनियन के सपोर्ट में आ गए और उस समय कोल्ड वॉर चल ही रहा था। नूर मोहम्मद तराकी खुल के किसके सपोर्ट में आ गए, सोवियत यूनियन के सपोर्ट में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से सोवियत यूनियन और अफगान वॉर स्टार्ट होगा। अब यहाँ से, अब क्योंकि नूर मोहम्मद तराकी खुल के सोवियत यूनियन के सपोर्ट में आ गया तो अमेरिका ये चाहेगा नहीं, ठीक है। तो अमेरिका भी अब जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट नूर मोहम्मद तराकी सोवियत यूनियन के सपोर्ट में आ रही है, तो अफगानिस्तान के कुछ लोग, कुछ ग्रुप, कुछ ट्राइब इसका अपोज तो करेंगे, खुल के करेंगे, ठीक है। अमेरिका ने कैसे सपोर्ट किया इस मिलिटेंट को, इस अपोजिशन ग्रुप को कैसे सपोर्ट किया, ठीक है, वो देखेंगे। कैसे सोवियत यूनियन अफगान वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, मुजाहिदीन कैसे पिक्चर में आया, फिर तालिबान का जन्म कैसे होता है, ठीक है, तालिबान कैसे पावर में आता है, फिर ओसामा बिन लादेन, फिर अमेरिका का फोर्स, नाटो का फोर्स अफगानिस्तान में, फिर हामिद करजाई का गवर्नमेंट, ठीक है, और फिर से थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है अफगानिस्तान में, ठीक है, और फिर कैसे फिर तालिबान और अमेरिका के बीच अग्रीमेंट होता है, ठीक है, फोर्सेस को फोर्सेस के विड्रॉ को लेकर, ठीक है। ये सब देखेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 3 में देखेंगे, ठीक है। और फिलहाल के लिए मतलब ये वीडियो पार्ट 2 आने में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस कारण से, लेकिन जो पार्ट 3 होगा वो संडे को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और पार्ट 3 में सारा करंट सिचुएशन तक, करंट जो अभी क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक पूरी तरीके से अपडेटेड हो जाएगी वीडियो। तो आज के लेक्चर में, आज के डिस्कशन में अगर किसी तरीके का कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, संडे को मिलते हैं, संडे को वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।